Hello everyone, this is Sachin Mishra and today I am going to discuss the topic of receipts and payments accounts from the chapter of financial statement of NPO or not for profit organization। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो हमने बताया था कि आपको कि जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। आखिर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, तो उसमें पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इसके अलावा तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरी बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और जो है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट की रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। तो काफी इजी है, हम बता देंगे किस तरीके से आपको करना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो इसमें सबसे पहली बात मैं देखो कोरिलेट करूंगा जरा। आपने 11th में कैश बुक पढ़ी थी, जिन बच्चों ने 11th की कैश बुक पढ़ी है उनको ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे आपकी कैश बुक है उसी से कोरिलेट करता है ये चैप्टर, ये वाला टॉपिक जो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसलिए इसमें जो बोला गया है इसमें क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहले वही बात करते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो पहली चीज हम यहां तक ध्यान रखेंगे, जिसमें बोला गया है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो 1 ईयर के इसमें क्या होते हैं, मतलब 1 ईयर में रिसीव होने वाले हैं। सपोज डेट कि आप 31 मार्च 20 को बना रहे हो रिसिप्ट एंड पेमेंट को, तो ये 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक के जितने भी कैश और बैंक नेचर के रिसिप्ट एंड पेमेंट्स होंगे वो सारे इसमें शो किए जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई। क्या बोला गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। केवल एक अकाउंटिंग पीरियड के एक बार में शो होते हैं। इसके बाद फिर क्या बोला गया है, इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो इसको जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहां से किस तरीके से इसकी बिगिनिंग करते हैं, तो बोला गया है कि इसमें देखो जब भी हम अभी आगे फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं तो उस टाइम ये चीज और क्लियर हो जाएगी। जैसे आपने 11th में कैश बुक बनाई थी, तो कैश बुक में क्या होता था कि जैसे डेबिट में सबसे पहले हम लोग 2 बैलेंस वीडी करके लिखते थे, जिसमें कैश का बैलेंस, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो, डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो कैश और बैंक दोनों का करते थे। हालांकि यहाँ पे डबल कॉलम नहीं बनाने पड़ेंगे, अमाउंट के ईच साइड आपको ओनली 1 कॉलम ही बनाना पड़ेगा, उसी में कैश बैंक दोनों का लिख जाएगा। लेकिन जैसे उसमें आप ओपनिंग बैलेंस लिखते थे वैसे ही इसमें भी ओपनिंग बैलेंस आप लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस काय का आएगा, कैश का, और इसके अलावा बैंक का ओपनिंग बैलेंस आने वाला है। इसलिए इसमें बोला गया है कि इट बिगिंस विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे आपको बिगिनिंग भी कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंस से करनी है, और लास्ट में जो फाइंड करना है आपको बैलेंस सीडी निकालना है, वो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आपका कैश और बैंक का ही आपका आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि भाई रिसिप्ट आर, अब यहाँ पे रिसिप्ट कहाँ शो की जाती हैं। ठीक है, तो रिसिप्ट्स का मतलब जो आपको प्राप्तियां हैं, जो आपको रुपए मिल रहे हैं, तो वो कहां शो करेंगे, तो इस अकाउंट के डेबिट में हम लोग रिसिप्ट शो करते हैं, चाहे वो कैश रिसिप्ट्स हो और चाहे बैंक रिसिप्ट्स हो। कहने का मतलब है थ्रू चेक वगैरह जो आपको रिसिप्ट्स हो रही हैं जिससे आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, तो वो सब डेबिट में। तो रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, वेयर एज पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। कि पेमेंट्स जो होते हैं वो क्रेडिट में शो करते हैं, रिसिप्ट्स कहाँ पे शो करते हैं, हम लोग डेबिट में शो करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी। इससे हम एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं, एक चीज और समझ लीजिए जिससे आपको ये वाला जो पॉइंट है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है, नेचर ऑफ अकाउंट कहने का मतलब है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा नेचर है। कहने का मतलब पर्सनल अकाउंट है या रियल है या नॉमिनल है, तो कौन सा अकाउंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। 1 मार्क्स में कई बार पूछा भी गया है। तो नेचर ऑफ अकाउंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। किस अकाउंट की, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि कैश नेचर की रिसिप्ट और पेमेंट्स इसमें आ रहे हैं और कैश आपका
गोल्डन रूल्स ऑफ, या फिर आप जो ब्रिटिश रूल, या फिर आप जो मतलब वो क्या बोलते हैं हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो आपने 11th में पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये हमारे कैटेगराइज 3 कैटेगरी में होते थे जितने भी अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो उसी में एक जो रियल है, रियल जो अकाउंट है, रियल अकाउंट इंक्लूड्स ओनली असेट्स अकाउंट, उसमें केवल असेट अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स आ रहे हैं, तो आप यहां से ध्यान रखोगे कि ये रियल अकाउंट में आएगा। और रियल अकाउंट का जो आपने रूल पढ़ा था, रूल जो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे आपने, ठीक है, या ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, उसमें रियल अकाउंट क्या रूल पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। यानी कि अगर असेट आ रही है तो डेबिट में, और अगर जा रही है तो क्रेडिट में। उसी तरीके से आप बिल्कुल वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, रिसिप्ट्स आर सोन ऑन द डेबिट साइड। तो जो भी रिसिप्ट्स होंगी, जो आपको मिल रहे हैं पैसे, वो आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे इस अकाउंट के। Whereas पेमेंट्स, यानी कि जो आप दे रहे हैं, जो आपकी कैश जा रही है, पेमेंट्स आर सोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। तो ये चीज आप वहां से कोरिलेट कर पाएंगे, आपका वही रूल चलेगा, कोई नया नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इस अकाउंट में जो रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट में शो की जाती हैं, जबकि जो पेमेंट्स होते हैं वो कहां शो करे जाते हैं, क्रेडिट में शो करे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें एवरी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। इसमें एवरी नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर शोन इन दिस अकाउंट, किसी भी नेचर के हों। जैसे आपने जो टाइप ऑफ एक्सपेंसेस की बात करें, या फिर रिसिप्ट्स की बात करें, या फिर आप रिसिप्ट और पेमेंट्स बोल सकते हो उसको, तो उसमें क्या होता है कि जैसे रेवेन्यू नेचर के और कौन से कैपिटल नेचर के, कौन कौन से। एवरी नेचर ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का मतलब हो गया, नेचर का मतलब हो गया आपका रेवेन्यू नेचर एंड पेमेंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। जो भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स होंगी वो दोनों ही आएंगी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो। तो एवरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक बात और कि वेदर इट रिलेट्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, उससे मतलब नहीं है कि वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड आपको कुछ भी रिसीव हो रहा है, ठीक है, या आप पेमेंट्स कर रहे हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का, चाहे आपका हो प्रीवियस ईयर का, बट वो ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो, जैसे 19 और 20 सेशन का आप बना रहे, जिसमें 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के बीच में जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होंगी वो सारी चीजें आपको नोट करनी है। चाहे वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपने पेमेंट करा हो, चाहे आपने प्रीवियस ईयर का कोई पेमेंट करा हो, और चाहे करंट ईयर का पेमेंट करा हो। इसी तरीके से आपको चाहे प्रीवियस सपोर्टेड की प्रीवियस ईयर सेशन की कोई अमाउंट मिली हो, चाहे करंट ईयर की अमाउंट मिली हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की मिली हो, उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसमें एवरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट वेदर इट रिलेट टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो ये काफी आसान है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें 2-4 पॉइंट जो आपको, पहली पॉइंट ये ध्यान रखनी कि ये रियल अकाउंट है, नेचर ऑफ अकाउंट रियल है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि यानी कि इसमें एवरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों चाहे कैपिटल नेचर के हों, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें रिसिप्ट डेबिट में शो होती हैं और पेमेंट्स कहाँ शो होते हैं, क्रेडिट में शो होते हैं। बस 4-5 पॉइंट, यही 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट जैसे कि आप समझिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से इसमें चीजें शो होंगी। तो इसके फॉर्मेट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देखिएगा स्क्रीन पे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, सबसे पहले हम लिख देंगे ऊपर कि किस डेट को हम बना रहे हैं। जैसे 31 मार्च, मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को होगी, 31 दिसंबर को भी हो सकती है, तो जो भी हो आप वो लिख देंगे। इसके बाद जो रिसिप्ट्स हैं वो डेबिट में शो करेंगे, पेमेंट्स हैं वो आप कहाँ पे शो करोगे, क्रेडिट में शो करोगे। इसके बाद फिर क्या लिखा है कि डेबिट में जैसे कि लिखा है रिसिप्ट्स में सबसे पहले हमने बताया था कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, किसका, कैश का और बैंक का। तो डेबिट में लिखा हुआ है टू बैलेंस वीडी, ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी रिसिप्ट्स हैं, पहले ही बता दिया था कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो चाहे कैपिटल नेचर की हो, वो सब डेबिट में आएंगी। और जो पेमेंट्स होंगे चाहे रेवेन्यू नेचर के चाहे कैपिटल नेचर के, वो आपके क्रेडिट में आने वाले हैं। और एक चीज और, तो बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस आपने डेबिट में लिख दिया, कैश का और बैंक का। लेकिन बैंक का देखो, बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है ओपनिंग बैलेंस। डेबिट कैसे, अगर आपके बैंक में रुपए जमा है, ठीक है,
फेवरेबल बैलेंस है तो उस कंडीशन में डेबिट में लिखा जाएगा। और इसके अलावा अगर ओवरड्राफ्ट होगा, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो आपको क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिट में देखिए पेमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस इन केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक का किसी भी साइड आ सकता है बट कैश का हमेशा डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें रिसिप्ट्स की। तो रिसिप्ट जो स्टार्टिंग में पहले लिखी हुई है वो रेवेन्यू नेचर की लिखी है, इसके बाद जो लिखी है वो कैपिटल नेचर की। बताता हूं कौन से रेवेन्यू की नेचर की, कौन सी कैपिटल नेचर की, हालांकि दोनों ही नेचर की आएंगी, लेकिन अगर आप ये चीज अभी समझ लेते हो तो इसके बाद हम लोग जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझेंगे उसको समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस अकाउंट से उठा के केवल हमें रेवेन्यू नेचर की उसमें रखनी होगी, कैपिटल नेचर की नहीं रखनी होगी। ठीक है, तो सब लोग सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ, तो सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है तो चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे करंट ईयर का हो, चाहे नेक्स्ट ईयर का हो, आपको सब्सक्रिप्शन जो भी रिसीव होगा मेंबर्स से वो हम लोग सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख लेंगे इसमें। इसके बाद जनरल डोनेशन, डोनेशन मतलब जो दान मिला हुआ है लेकिन जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है तो वो जनरल डोनेशन हो जाएगा, वो भी डेबिट में क्योंकि रिसिप्ट है। और इसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन अगर कोई मिला है जिसमें जो दान मिला हुआ है उसमें मेंशन किया गया है जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला हुआ है, तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, स्पेसिफिक डोनेशन है तो वही कैपिटल रिसिप्ट मान लिया जाएगा। ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ग्रांट का मतलब है जो गवर्नमेंट से डोनेशन मिलती है गवर्नमेंट से, तो उसको हम बोलते हैं ग्रांट। तो वो अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज से मिली है तो स्पेसिफिक पर्पज का मतलब जैसे कोई सपोर्टेड के कोई स्कूल है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है तो उसको अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसा मिला है या कोई सपोर्टेड के और किसी के लिए पैसा मिला हुआ है जिसमें क्या है कि मेंशन होगा कि इस पर्पज के लिए जैसे मिला हुआ है, जैसे उन्होंने कोई मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए 10 लाख रुपए डोनेट करे गवर्नमेंट ने, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट स्पेसिफिक पर्पज के लिए मानी जाएगी और वो कैपिटल नेचर की होगी। इसके अलावा ये लाइब्रेरी बनाने के लिए मिली है तो वो कैपिटल नेचर की मानी जाएगी, स्पेसिफिक डोनेशन इस या स्पेसिफिक ग्रांट बोल रहे हैं अगर गवर्नमेंट से मिली है। तो आगे बात करते हैं एंट्रेंस फी या मेंबरशिप फी, ठीक है, या एडमिशन फ़ी, तो ये आपकी मेंबर से मिलती है तो ये आपकी रेवेन्यू नेचर की। जनरल ग्रांट जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, गवर्नमेंट से जो डोनेशन मिली वो जनरल ग्रांट हो गई, ये रेवेन्यू नेचर की। सेल ऑफ न्यूज़पेपर ग्रास, जो न्यूज़पेपर बेचे गए हैं, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, ग्रास बेच दी, भाई ये घास बेचने का काम किसका है? तो अगर जैसे कोई स्टेडियम वगैरह है, ठीक है, तो उसमें जो जैसे घास वगैरह उगाई तो उसको बेच दिया है मतलब किसी को, या फिर और कहीं भी जैसे कोई कोर्ट वगैरह बहुत बड़ा फील्ड डला हुआ है किसी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने वो घास बेच दी है किसी आउटसाइडर को, तो उससे जो पैसा मिला हुआ है। इसके अलावा तो ये भी रेवेन्यू नेचर का है। सेल ऑफ ओल्ड और यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, ये भी रेवेन्यू नेचर का है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट करा था उस पर इंटरेस्ट मिला है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। डिविडेंड रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। डिविडेंड कहाँ से मिला? अगर आपने सपोर्टेड किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो उस पर जो आपको डिविडेंड मिला हुआ है शेयर्स पे, तो वो आपकी रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट मानी जाएगी। इसके अलावा रेंट रिसीव है और इंटरेस्ट रिसीव है, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा, बैंक में इन्वेस्ट कर रखा या अदर किसी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रखा तो उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं, तो ये आपकी यहाँ तक जो भी हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, केवल स्पेसिफिक वाली छोड़ के। इसके बाद अब जो लिखी हुई हैं लाइफ मेंबरशिप फीस से, यहाँ से आपकी कैपिटल नेचर की है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि जो मेंबर एक बार पूरी पे करता है, जैसे होल लाइफ वो उससे ज्वाइन रहता है तो उसको एक बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ती है, तो लाइफ मेंबरशिप फी होगी जो मेंबर की लाइफ में एक बार रिसीव होगी। जैसे आप सपोर्टेड किसी क्लब के, स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर बनते हैं और लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको बड़ी अमाउंट पे करनी होगी और ये उस क्लब के लिए वन टाइम पेमेंट रिसीव होगा तो इसलिए वो कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। इसके बाद क्या है कि सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पज, अगर सब्सक्रिप्शन स्पेसिफिक पर्पज के लिए मिला हुआ है तो ये भी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। तो यहाँ से जो भी लिखी है वो सारी कैपिटल नेचर की लिखी हुई है लाइफ मेंबरशिप फी के बाद। और लीगेसीज, तो लीगेसीज क्या होती है, लीगेसीज के बारे में बता दें कि लीगेसी का मतलब क्या है कि कोई जो डिसीज पर्सन है अगर वो अपनी विल के अंडर मतलब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह या अमाउंट या कैश वगैरह किसी
ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिसका हम बना रहे हैं एनपीओ का, उसके नाम कर जाता है कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई कैश वगैरह, तो वो उसके अंडर जो अमाउंट रिसीव हो रही है, प्रॉपर्टी रिसीव हो रही फ्रॉम द विल ऑफ अ डिसीज पर्सन, दैट इज कॉल्ड लीगेसी। इसके अलावा अगर लीगेसी स्पेसिफिक है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो वो आपकी यानी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। इसके बाद क्या है, इंडोमेंट फंड, तो इंडोमेंट फंड और इसके अलावा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया गया, ये भी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, किसी स्पेसिफिक फंड को क्रिएट करा है उसके लिए अमाउंट मिल रहा है, जैसे मैच फंड है, प्राइस फंड है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ तक चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसके बाद पेमेंट्स में आइएगा, तो पेमेंट्स में जैसे कि बात कर लेते हैं, इसमें रेवेन्यू नेचर की पेमेंट्स आएंगे, कैपिटल नेचर की पेमेंट्स आएंगे। कौन कौन से पेमेंट्स आएंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है, जैसे पहला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वो तो ओपनिंग बैलेंस होगा अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो। इसके बाद हम रेवेन्यू नेचर के पहले पेमेंट्स देखते हैं, फिर कैपिटल नेचर के देखते हैं। तो रेवेन्यू नेचर के देख रहे हो आप, सैलरी, सैलरी यानी कि जो एनपीओ चल रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ मेंबर काम कर रहे होंगे, कुछ उसमें वर्कर्स लगे होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे, तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा रेंट आप पे कर रहे हैं, पोस्टेज एक्सपेंस आप दे रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस वगैरह हैं, कोई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह अगर वहाँ मंगवाई जा रही हैं तो उस पर जो एक्सपेंसेस है, कोई रिपेयर छोटी मोटी कराई गई, ऑडिट फ़ी पे की गई है। देखो ऑडिट फ़ी क्या है कि एनपीओ का मतलब जो होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको ऑडिट भी करवा सकते हैं, सीए ऑडिट करता है, तो अगर उससे ऑडिट वगैरह करवाया गया है तो उसकी ऑडिट फीस पे की गई होगी। बुक्स की, देखो ऑडिट का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इसके बाद क्या है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस वगैरह किसी का कराया गया है, ऑनरेरियम दिया गया है। ऑनरेरियम क्या होता है, जैसे सपोज डेट के हमने कोई मोटिवेटर को बुलवाया, कहने का मतलब है जो हम एनजीओ चला रहे हैं या एनपीओ है हमारा, तो उसमें सपोज डेट के किसी मोटिवेटर सपोज डेट संदीप माहेश्वरी हैं, तो उनको हमने बुलवाया है, विवेक बिंद्रा हैं, और उन्होंने क्या है कि लोगों को मोटिवेट करा और उसके बदले में हमने उनको एक उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक अमाउंट पे की है, ठीक है, जो पहले से स्पेसिफिक नहीं थी। तो वो एक एटलीस्ट जो हमने अमाउंट जिससे उनका सम्मान करा है, वो चीज़ हमारे लिए क्या मानी जाएगी, वो मानी जाएगी ऑनरेरियम, ठीक है। इसके बाद जैसे कि बात करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, तो म्यूनिसिपल टैक्स यानी कि नगर पालिका का जो टैक्स देना पड़ा है वो। इसके अलावा आपका प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे कोई जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई सपोर्ट डेट के स्पोर्ट्स क्लब है तो वो मतलब जो कंपटीशन वगैरह ऑर्गेनाइज कराएगा तो उनको प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो वो चीज़ आ जाएगी इसमें। वो आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंस ऑल्सो, कोई शो वगैरह करवाया गया है तो वो चीज़ हो गई। इसके अलावा मिसलेनियस पेमेंट्स, इसके बाद छोटे मोटे कोई भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो सब चीज़ें। तो यहाँ से आपके मिसलेनियस पेमेंट्स तक जितने भी लिखे हैं ये सब आपके हो गए कौन से, रेवेन्यू नेचर के। इसके बाद देखते हैं वो कैपिटल नेचर के लिखे हुए हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गई, कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी, क्योंकि फिक्स्ड एसेट कौन सी होती है, फिक्स्ड एसेट दो एसेट विच आर परचेज या विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाती हैं, कैपिटल पेमेंट्स माने जाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, कहीं इन्वेस्ट करा है पैसा, बुक्स वगैरह हैं, लोन है, बिल्डिंग है, इसके अलावा और कोई भी असेट है, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, तो ये कोई भी मतलब असेट्स हो वो सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंस पता करेंगे रिसिप्ट्स में और पेमेंट्स में, ठीक है। तो इसका जो कैश का होगा वो हमेशा रिसिप्ट्स ज़्यादा होगा, पेमेंट्स कम होगा, तो रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स माइनस कर दो कैश वाले, तो आपका बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाएगा। लेकिन बैंक का कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बैंक का अगर डेबिट ज़्यादा है यानी कि रिसिप्ट ज़्यादा है, पेमेंट्स कम है, तो डेबिट में से क्रेडिट वाला माइनस कर दो तो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। लेकिन अगर बैंक के थ्रू हमने पेमेंट्स ज़्यादा कर दिए और रिसिप्ट्स कम है तो इस कंडीशन में नेगेटिव बैलेंस आएगा, जो हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी बैंक का, जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से आप ये वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की।